हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइज एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं अपने द हिंदू के इंपॉर्टेंट क्लास को लेकर के। आज सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है द हिंदू में, जिसको कवर करने वाले हैं हम। सबसे पहले हाइलाइट्स देखेंगे आज क्या न्यूज़ आई है, और उसके बाद हम अपनी सारी चर्चा को इन डिटेल शुरू करेंगे। जो PMLA एक्ट को लेकर के और ED को लेकर के, केजरीवाल को लेकर के हम कंटिन्यूसली बहुत सारे जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करते रहे हैं। टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपनी बातें कही हैं, जो भी आदेश दिए हैं, जो भी जजमेंट्स दिए हैं, उनको भी हमने देखा है। उसी तरीके का आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। हालांकि मैंने कल परसों में भी सारी न्यूज़ को देखा था, कवर किया था, और उसके बाद आपको बताया था कि अब क्या है अरेस्ट करने के ऊपर में। जैसे मैंने कल बात की थी कि अगर किसी को UAPA के तहत अरेस्ट किया जाता है तो उसको क्या करना होगा, जो भी प्रोब एजेंसीज होंगी उनको लिखित में देना होगा कि वो किस बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड अभी नया मामला आया है PMLA एक्ट से निकल करके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब ये ज़रूरी नहीं होगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट के तहत कोई अगर चार्जेस लगे हैं तो उसमें पहले हिरासत में ली जाए। ये ज़रूरी नहीं है, पहले उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट को अगर लगेगा कि जुडिशियल कस्टडी में लेकर के पूछताछ करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। हो सकता है 2019 में PMLA एक्ट में संशोधन हुआ था, उसके बाद फिर से कुछ संशोधन हो जाए। आजकल में इस न्यूज़ के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ एडिटोरियल आएगा और ये न्यूज़ अभी चलता रहेगा कंटिन्यूसली, तो इन डिटेल उसको हम देखेंगे। साथ के साथ आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही चीज़ें हुई हैं। जैसे USA ने जो मारिजुआना यानी कि जो भांग बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, उसको अपने शेड्यूल 1 से निकाल करके शेड्यूल 3 में लाद डाला है। तो हम देखेंगे कि उसके क्या इम्पैक्ट हैं अगर शेड्यूल 1 से मारिजुआना को शेड्यूल 3 में लाया गया है। उनके एक्ट के तहत 1970 का उनका एक्ट है इससे रिगार्डिंग। साथ के साथ में और भी बहुत सारे न्यूज़ है, जैसे कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। इसके बारे में एक जो न्यूज़ आई हुई है उसको देखेंगे। और साथ के साथ में क्या ऐसे रीजंस है, जैसे कि रेड सी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता होता है, इसकी वजह से ये सारा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ रहा है, इसके बारे में बात की गई है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट यूज़फुल आज का सेशन रहने वाला है। सबसे पहले हाइलाइट्स के थ्रू हम देख लेंगे कि कौन कौन से न्यूज़ को हमको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। उसके बाद इन डिटेल हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक्स में सारा जो हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लेते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना वक्त गवाए हुए अपना हाइलाइट्स देख लेते हैं कि आज हमें किन टॉपिक्स के ऊपर में चर्चा करनी है। सबसे पहली न्यूज़ तो पॉलिटी से रिलेटेड ही रहेगी हमारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना एक क्या दिया है, वर्डिक्ट दिया है। तो बात ही जा रही है, दो न्यूज़ है, दोनों ही केजरीवाल के केस से ही रिलेटेड है। और जो कि बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जैसे कि ED है या फिर CBI वगैरह है, उनके बारे में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। समझ लीजिए कि अब क्या होगा कि पहले जो होता था कि सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स पावर ऑफ ED टू अरेस्ट PMLA अक्यूज्ड। तो पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में ED को ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में यानी कि जो धन शोधन वाला जो काम होता है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर लगता था ED को कि कोई व्यक्ति इसमें क्या है इन्वॉल्व है, तो वो क्या करते थे, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था, या फिर न्यायिक जिसको जुडिशियल कस्टडी बोला जाता है, न्यायिक हिरासत बोला जाता है, उसको ले लिया जाता था। क्योंकि कुछ हमारे जो कानून हैं PMLA एक्ट है उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी इस वजह से। लेकिन अभी कोर्ट ने बोला है कि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ एलिगेशंस लगे और उस बेस पे क्या कर लिया गया, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब कि अब ऐसा होगा कि पहले उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ही सारी चीज़ें क्या होंगी कि आगे उसकी जो पूछताछ है वो किस तरीके से करनी है, उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना, ये सारी चीज़ें कोर्ट पर डिपेंड करेंगी। तो हम देखेंगे PMLA एक्ट के बारे में, साथ के साथ में इसके कुछ सैंक्शंस के बारे में दिया गया है। जैसे कि सैंक्शन जो PMLA एक्ट का सेक्शन 45 है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसके बारे में क्या वर्डिक्ट है ये भी देखेंगे। साथ के साथ में प्रीवियस जजमेंट्स में PMLA एक्ट को लेकर के क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करके देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, इंग्लैंड सेट टू बैन टीचिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इन स्कूल। ये बहुत ही अलग तरीके का और एक इंटरेस्टिंग सा जो है एक एग्जाम्पल निकल के आया है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अभी इंग्लैंड क्या कर रहा है, अपने स्कूल में बच्चों को जेंडर आइडेंटिटी का जो टॉपिक है वो हटा रहा है। क्या पूरा मुद्दा है उसको देखेंगे। बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई मेल है, कोई फीमेल है या कोई ट्रांसजेंडर है, इसके बारे में बच्चों को अवेयर करने के लिए वहाँ के सिलेबस में ये सारी चीज़ें थी। अभी क्या हो रहा
रहा है उसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चों का माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जनरली आप देख लीजिए, अगर पुराने समय से लेकर के अभी का हमारा मॉडर्नाइजेशन का ज़माना देख लीजिए, तो अभी हम डिफरेंट जेंडर ग्रुप्स के ऊपर में बात कर रहे हैं, हम ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बात करते हैं, हम LGBTQ समुदाय के ऊपर बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके से एक व्यक्ति के सोच का विकास हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर में मेल और फीमेल का जो नेचुरल एक होता है, हार्मोनल चीज़ें होती हैं या फिर एक नेचुरल एसेंट होता है, उसको छोड़ करके कोई अदर भी फीलिंग अगर किसी व्यक्ति के अंदर जागृत होती है, तो वो क्या होता है, बहुत वोकल है आज के ज़माने में इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। और इंडिया में ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बट विदेशों में तो ये और ज़्यादा ओपन लेवल पे है कि अगर कोई व्यक्ति है ट्रांसजेंडर है तो वो खुल के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अगर लेस्बियन या गे है तो वो उस चीज़ को खुल के एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को अगर वो बहुत ही कम एज में स्कूल में ही अपना ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उनके माइंड के ऊपर भी इस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड ने क्या किया है, इसको अपना जो है सिलेबस से बाहर करने की अभी बात की है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि हर देश में, हर समाज में, विश्व के हर एक तरीके से कह लीजिए एरिया में, हर समुदाय में इस तरीके के केसेस, इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये जो मामला है वो काफ़ी एनालिसिस का एक टॉपिक बनता है, आगे चल के इस पर एडिटोरियल भी ज़रूर मिलेगा द हिंदू में, आई होप। तो फिर को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम इस न्यूज़ को देखेंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगली न्यूज़ क्या है, केरला साउंड्स वार्निंग ऑन वेस्ट नाइल वायरस। तो हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था कि जो नाइल वायरस है, वेस्ट नाइल वायरस, जो कि क्या होता है, एक तरीके का फीवर ही होता है जो कि मच्छर वगैरह से होता है। तो अभी क्या किया जा रहा है, अभी ये बताया जा रहा है कि केरला में इसके मामले बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आगे चल करके बहुत ज़्यादा क्या कर दे, नेबरिंग जो स्टेट्स हैं केरला के, उनको भी अफेक्ट करे। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, द यूज़ ऑफ AI इन ड्रग डेवलपमेंट। ये एक एडिटोरियल आया है जहाँ पर साइंस में आपको इसको लिंक करना है। यहाँ पर बात क्या की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम किस तरीके से ड्रग डेवलपमेंट में कर सकते हैं। ड्रग डेवलपमेंट इन द सेंस की बात की जा रही है कि कई बारी बॉडी में ऐसे डेंजरस बीमारियाँ हो जाती हैं जिसके ऊपर में हमको रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। कोई बहुत नई बीमारी निकल करके आती है और उस रिसर्च के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उस चीज़ से बचने के लिए वहाँ पर AI का यूज़ करके किस तरीके से टाइम और मनी दोनों को बचाया जा सकता है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल आया है। तो देखेंगे उसको, और AI का एक और भी नया फ़ायदा जो है हमारे सामने निकल करके आएगा, जो कि आपकी आंसर राइटिंग के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, US फेसेस स्ट्रेटेजिक सेटबैक इन अफ्रीका एज इट इज़ सेट टू विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम नाइजर। तो नाइजर जो है, जो कि अपना जो कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है, वहाँ से अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसके बारे में न्यूज़ है, साथ के साथ में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है नाइजर का इंटरनल मामला है, बट हम इसको इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि नाइजर जो है वो विश्व के जो यूरेनियम कहना चाहिए संसाधनों से भरपूर देशों में आता है। यूरेनियम से भरपूर संसाधनों से देशों की अगर लिस्ट देखी जाए तो उसमें 7th पोजीशन नाइजर की है। और नाइजर इस वजह से क्या होता है, ईरान जैसी कंट्रीज़ के लिए एक यूरेनियम का डेस्टिनेशन सोर्स है। तो अभी जो ये US और नाइजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट निकल के क्यों आया है, ईरान की वजह से, क्योंकि जो नाइजर है वो ईरान और रशिया के साथ में क्या कर रहा है, यूरेनियम के क्षेत्र में व्यापार कर रहा है, और USA ये सारी चीज़ों के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। इस वजह से अब USA का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये जो मुद्दा है वो केवल नाइजर का मुद्दा नहीं है या USA का मुद्दा नहीं है, यूरेनियम से रिलेटेड मुद्दा है। ईरान और रशिया के इंटरेस्ट है, साथ के साथ वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट है, इसलिए हम इस न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, छेत्री द ओनली फुटबॉलर टू विन ध्यानचंद्र खेल रत्न। तो ये जो फुटबॉलर हैं हमारे यहाँ सुनील छेत्री जी, वो अभी रिटायरमेंट के दौर में हैं, और उनके बारे में बहुत सारी आज जो है न्यूज़ आई हुई है, अलग अलग 3-4, मतलब पूरा 1-2 पेज तो सिर्फ इन्हीं के बारे में है, इनके जो भी पूरे करियर में जितने भी इनके अचीवमेंट्स रहे उनके बारे में है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके लिए ध्यानचंद से रिलेटेड है कि ये एकमात्र ऐसे फुटबॉलर है इंडिया में जिनको ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है।
तो ये वनडे एग्जाम के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम थोड़ा देख लेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, जी पुतिन हेल्स रिलेशन एट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन वर्ल्ड। तो अभी जो है मार्च में रशिया में इलेक्शन हुए थे, फिर से पुतिन जो है वो रीइलेक्ट हो गया है। वैसे इसमें उन्होंने अपने संविधान में ही 2037 तक वहाँ पर पीएम बने रहने के, राष्ट्रपति बने रहने के लिए क्या कर दिया है, संशोधन कर दिया है। तो अब इनको हटा तो कोई सकता ही नहीं है। तो अभी चाइना और पुतिन के बीच में जो रिलेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से इम्पैक्ट आने वाला है, इसके बारे में बात की गई है इस न्यूज़ में। और हमने कल देखा था कि यूएसए ने क्या किया है, जो टैरिफ बढ़ा दिया है, जो कि चाइना से आने वाली जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, बैटरीज हैं, इन सब के ऊपर में। और अभी इस दौर में देखा जाए, अगर रशिया भी एक तरीके से बाइकआउट चल रहा है बाकी सारी कंट्रीज से, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो यूएसए हो, तो अब रशिया और चाइना दोनों मिलकर टाई अप कर रहे हैं। पहले से भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अब और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या ग्लोबली इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में ये न्यूज़ बात करता है, इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ है, यूएस प्रपोज रिक्लासिफाइंग द मारिजुआना एज अ लो रिस्क ड्रग। तो जो यूएस है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी यहाँ पर मारिजुआना यानी कि जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में, भांग बोला जाता है। तो यूएसए में अभी ये शेड्यूल 1 में आता था। शेड्यूल 1 में कहने का मतलब है कि हाई रिस्क वाला जो एक फैक्टर था उसके साथ में, या फिर नशीली चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज़ होता था, इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन अब यूएसए थोड़ा इसमें चेंज कर रहा है और उसको शेड्यूल 3 में डाल रहा है। शेड्यूल 3 क्या है, यूएसए का कौन सा एक्ट है जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको देखेंगे। साथ के साथ शेड्यूल 3 में अब मारिजुआना यानी कि भांग को लो रिस्क ड्रग की कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो हम देखेंगे कि मारिजुआना के क्या इम्पैक्ट हैं और क्यों इसको अब इस शेड्यूल से निकाल करके शेड्यूल 3 में डाला जा रहा है, और लो रिस्क ड्रग कहने का क्या मतलब है। साथ के साथ इंडिया में इसके लेकर के क्या हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स है उसके बारे में देखेंगे। मारिजुआना जो है वो नशीली पदार्थ के रूप में भले यूज़ हो चाहे, लेकिन ड्रग्स बनाने में, दवाइयाँ बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब क्लिनिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है मारिजुआना के, यानी कि भांग के। इस वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से उनको रेगुलेट किया जाता है। तो इससे लेकर के एक न्यूज़ आई है। आपसे वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने इस तरीके का कोई मेजर लिया है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, इस वजह से हम इस न्यूज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, स्विस डिप्लोमेट टू होल्ड टॉक्स इन इंडिया अहेड ऑफ यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस। तो हमने बात की थी इसको प्रीवियस फेब के महीने में, जब स्विट्ज़रलैंड जो स्विस है वहाँ के जो एक डिप्लोमेट्स आए थे, फॉरेन मिनिस्टर आए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि हमने बात की थी कि यूक्रेन में अभी 1 जून में पीस समिट की जाने वाली है। यूक्रेन के ऊपर में और रशिया के वॉर के ऊपर में जो है एक पीस समिट की जाने वाली है कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर को रोका जाए और उनके बीच में एक शांति संबंध स्थापित किया जाए। तो ये समिट कहाँ होने वाली है, यहीं स्विस में होने वाली है। इस वजह से जो है अभी वहाँ के डिप्लोमेट हमारे इंडिया में आए हैं और वो फिर से बात कर रहे हैं इंडिया से इस मामले में कि हम क्या करें, एक तरीके से मीडिएटर बने यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो ग्लोबल लेवल पर हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये सारी चीज़ें बताती हैं। और सारे कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को और सारी अदर जो कंट्रीज़ हैं उनको ये लगता है कि एक मीडिएटर का काम रशिया और यूक्रेन के बीच में इंडिया बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके लेकर के एक छोटी सी न्यूज़ है, उसको देखेंगे। अगली न्यूज़ है, चाइना शोज ऑफ डॉग्स ऑफ वॉर एज बिगिंस मिलिट्री ड्रिल्स विद कंबोडिया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रग्स ऑफ वॉर जो है वो किन 2 देशों के बीच का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चाइना और कंबोडिया के बीच है। तो मैप के थ्रू हम कंबोडिया की थोड़ी सी लोकेलिटी देख लेंगे, जियोग्राफिकल उसका क्या स्टेटस है। डॉग्स ऑफ वॉर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, ओवर कैपेसिटी क्लेम्स बाय यूएस, यूरोप एंड ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। यहाँ पर बात की गई है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, यानी कि व्यापार का संरक्षणवाद। संरक्षणवाद ये जो टर्म ही है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म यानी कि व्यापार का संरक्षणवाद की नीति क्या होती है। और अभी जो है यूएसए ने जो भी सैंक्शन लगाए हैं, यूरोप ने जो भी सैंक्शन लगाए हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना ने ऐसा एलिगेशन लगाया है कि ये सारी चीज़ें एक तरीके से व्यापार संरक्षणवाद है। तो क्या टर्म है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में इन सैंक्शन की वजह से या फिर ये जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म होता है इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल सेशन रहने वाला है। बहुत सारे टर्म्स पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज सबसे पहले अपनी न्यूज़ के साथ।
सबसे पहले हमारी न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स पावर ऑफ ईडी टू अरेस्ट पीएमएलए अक्यूज। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो कहाँ से निकल के आया है, ये निकल के आया है पीएमएलए एक्ट 2002 से निकल करके। अभी जो है केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर में आबकारी मामले यानी कि जो लीकर से संबंधित जो उनका मामला था उसकी लाइसेंसिंग और फिर पैसे लेकर के लाइसेंसिंग देने से रिलेटेड बहुत सारे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले लगे हुए थे और ये सारे मामले इंडिया में पीएमएलए एक्ट के थ्रू ही लगाए जाते हैं। और पीएमएलए एक्ट जिस व्यक्ति के ऊपर में लगता है फिर उसको क्या किया जाता है, गिरफ्तार करके और न्यायिक हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ वगैरह जैसी चीज़ें होती थी। लेकिन अभी तक इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम पास्ट 1-1.5 साल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी लोग हैं जो पीएमएलए एक्ट के तहत जितने भी नेता वगैरह क्या किए गए, गिरफ्तार किए गए हैं, 6-6, 7-7 महीने या साल भर जो होता है उनके ऊपर ईडी जो है वो एलिगेशंस जो लगाती है वो उनको प्रूफ नहीं कर पाती है, सबूत जुटा नहीं पाती है और फिर वो व्यक्ति, वो पॉलिटिशियन क्या होता है उसको बहुत लंबा समय जेल में गुजारना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट फिर आता है उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर में और उनकी जो छवि खराब होती है उसका भी एक तरीके से कंसर्न तो रहता ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया है और उन्होंने बोला है कि अब तक जो भी चीज़ें हो रही थी वो एक साइड करके अब जो आगे जो भी मामले आएंगे पीएमएलए से रिलेटेड उसमें क्या होगा, गिरफ्तारी तभी की जाएगी जब न्यायिक हिरासत में जब किसी व्यक्ति को तभी लिया जाएगा जब मजिस्ट्रेट ये ज़रूरी समझे कि उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लेकर के पूछताछ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ में एक पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 45 है। पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 45 है वो क्या बात करता है, ये यहाँ पर बात करता है कि 2 लेवल पे परमिशन लेनी पड़ती है। सेक्शन 44 जो है वो क्या बोलता है, ऑफ द पीएमएलए प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 19 प्रोसीजर अंडर द एक्ट वर फुलफिल। तो यहाँ पे सेक्शन 44, 45 और सेक्शन 19 ये सारी चीज़ें जो हैं पीएमएलए एक्ट की वो सारी क्या बातें करती हैं, वो ये बातें करती हैं कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर क्या होगा, उसको 2 बारी 2 बेसिस में 2 मेजर होते हैं जिसके बेस पे क्या किया जाएगा, अगर उसको जमानत लेनी है तो उसको 2 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहली बात तो, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इन सेक्शंस में ऐसी चीज़ें, ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो पूरा भार है अपने आप को एक कहना चाहिए अपने आप को सही साबित करने का या निर्दोष साबित करने का वो उस अक्यूज़ के ऊपर डाल दिया जाता है, न कि ईडी के ऊपर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी कि वो सबूत जुटाए और वो इस चीज़ को प्रूफ करे कि उस व्यक्ति के ऊपर अगर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं, किस बेसिस पे, किन सबूतों के आधार पे लगाए हैं। तो अब तक ऐसा चल रहा था कि केवल संदेह अगर ईडी को है तो वो क्या करती थी, गिरफ्तारी कर लेती थी और इसकी वजह से सारा बर्डन उस अक्यूज के ऊपर में, उस गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर चला जाता था कि वो अपने आप को किस तरीके से निर्दोष प्रूफ करे। लेकिन अब जो है ये इस तरीके का जो चेंज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसके बाद क्या होगा, अब जो ईडी है उसको सबूत पेश करने पड़ेंगे पहले कि वाकई में ये व्यक्ति जो है क्या है, पीएमएलए एक्ट के तहत गिल्टी है और वाकई में इस व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसे लिए हैं, भ्रष्टाचार किया है। मतलब अब जो बर्डन है वो ईडी के ऊपर चला जाएगा, सबूत और साक्ष्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को लंबे समय तक गिरफ्तार करके रखा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बोली है। हमने कल डिस्कस किया था और पीएमएलए एक्ट को लेकर के टाइम पे इस तरीके की चीज़ें आई हैं। 2017 में एक बेंच बैठी थी जिसने बोला था कि जो पीएमएलए एक्ट के तहत में क्या होना चाहिए, इस तरीके की नीति जो आज बन के आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज जो आदेश आया है, इसी तरीके की बात 2017 में भी एक बेंच ने बोली थी और उन्होंने बोला था कि जो 2 टर्म्स होते हैं जो सेक्शन पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन है उसमें जो 2 टर्म्स होते हैं कि किसी व्यक्ति को जुडिशियल जब भी गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको न्यायिक हिरासत में ले लिया जाएगा, साथ के साथ में उसको जल्द जमानत नहीं दी जाएगी या अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। इस तरीके से जो सेक्शंस है बहुत सारे डिफरेंट उनमें ये सारी चीज़ें, कोई भी एक्ट क्यों बनता है उसमें बहुत सारे जो पॉलिसीज़, नीतियाँ लिखी होती हैं और किस तरीके से वो एक्ट काम करेगा इसके बारे में लिखा होता है, कौन कौन से अधिकार उस एक्ट के तहत जो एजेंसियाँ होंगी उनको मिलेंगी, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो अभी तक जो भी पीएमएलए एक्ट हमारे यहाँ चल रहा है उसमें 2019 में भी संशोधन करके थोड़ा सा और उसको क्या कर दिया गया था, कठोर बना दिया गया था, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको तुरंत जेल में रख लिया जाता था और वो लंबे समय तक मामला चलता रहता था बिना किसी सबूत और बिना किसी साक्ष्यों के आधार पर। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, किसी व्यक्ति के एक कहना चाहिए कि राइट टू लाइफ है या फिर लिबर्टी है, राइट टू स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भी एक तरीके से क्या होता है, हनन होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये अपना वर्डिक्ट सुनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात करी है ये सेक्शन 45 के बारे में,
सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब मैंने बताया कि 2017 में इस तरीके का एक बेंच आया था जिसने ये जजमेंट दी थी कि जो ये अग्रिम जमानत वगैरह वाली चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। साथ के साथ में अगर जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर में वो एलिगेशंस प्रूफ नहीं होते हैं तब तक उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर 2019 में क्या हुआ था, 2019 में PMLA एक्ट में हो गया संशोधन और फिर ये मामला कोर्ट में गया। फिर वहाँ पर क्या किया, जो कोर्ट में जिस उस समय जो बेंच थी उन्होंने बोला कि जो PMLA एक्ट में संशोधन किया गया है वो बहुत ठीक है और ये जो चीज़ है कि किसी व्यक्ति को जल्दी से ज़मानत ना दी जाए या फिर उसको हिरासत में रखा जाए, ये सारी चीज़ें वैलिड है। लेकिन अब अपने ही मामले को क्या है स्ट्रक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में फिर से ये वर्डिक्ट दे दी है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पहले उसको क्या करना होगा, ED को सबूत साक्ष्यों के आधार पर वो सारी चीज़ें पेश करनी होगी मजिस्ट्रेट के सामने। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वाकई में इस व्यक्ति से क्या करना है, कस्टडी में लेकर के, जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में लेकर के पूछताछ करने की ज़रूरत है, तभी उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। पहले जो PMLA एक्ट था उसमें ये सारे सेक्शन जो 45 है इन सारी चीज़ों में मेंशन क्या था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर केवल संदेह भर है कि वो इस तरीके की कोई चीज़ कर सकता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है या फिर गलत इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो ही उसी आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हिरासत में रख लिया जाता था। तो इस वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग कई बार फंस जाते थे इन सारी चीज़ों में। अक्यूज़ होता है, अगर कोई मान लीजिए किसी के ऊपर आरोप लगा है तो वो सच में होगा, कुछ ना कुछ वैलिड तभी लग रहा होगा। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि पॉलिटिकली वो सारी चीज़ें सारी क्रिएट होती हैं एक ED के ऊपर में या फिर जितनी भी एजेंसियां हैं उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कई बार इनोसेंट लोग भी इस सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, साथ के साथ कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी बर्डन इतना ज़्यादा है केसेस का, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, और अगर आप देख लीजिए जेल में जो लोगों के कैदियों के रहने की स्थिति है, अभी काफ़ी टाइम से वो रिपोर्ट नहीं आई है, जब भी NCRB एक डाटा जारी करता है कि जेल में किस तरीके से जो है कैदियों की स्थिति आ रही है, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमने देखा हुआ है कि यहाँ पर हमारे इंडिया में जेल में जितनी कैपेसिटी है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा कैदियों को रखा गया है। मतलब जेल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर देख के आपको इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय लगेगी। ऐसा लगेगा भले उन किसी व्यक्ति ने कितना ही हीनियस क्राइम किया हो, लेकिन एक दया का भाव आ जाएगा, हमारे इंडिया में जेल की कंडीशन इस तरीके की चल रही है। तो ओवरबर्डन जुडिशरी के ऊपर भी है, ओवरबर्डन जो है वो जेल के ऊपर भी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तरीके का वर्डिक्ट दिया है और अपना एक इस दिशा में मेजर लेने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बात की है। तो बहुत ही अच्छा एक तरीके से कहना चाहिए स्टेप है। अगर इसको कानून के तहत बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि कोई इनोसेंट जो है वो लंबे समय तक हिरासत में रहने से बच जाएगा और मिसयूज़ ये PMLA एक्ट का होने से बच जाएगा। ठीक है, अब अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ जो है वो भी केजरीवाल जी से रिलेटेड है। यहाँ पर बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले केजरीवाल को एंटरिम बेल दी थी, ये सारे PMLA एक्ट के अंदर ही। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो राजनीति चल रही थी। राजनीति तो अलग है, जो ED है वो खुद ही इस चीज़ से नाखुश थी। साथ के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके जो एडवोकेट हैं जो तुषार मेहता जी, वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश चल रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठाया था, तो उसको अभी साइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने जो केजरीवाल को इंटरिम बेल दी है वो कोई अपवाद है। पहले भी इस तरीके के मामले आए हुए हैं और हमने ये सारी चीज़ें की है। अभी जो है जेल से निकलने के बाद ही केजरीवाल ने कुछ बातें बोली थी, क्योंकि जब वो जेल से निकल रहे थे तो इंटरिम बेल इसी बेसिस पे दी गई थी कि वो इस जो जांच के बारे में या फिर इस जो एलिगेशंस के बारे में वो बाहर मीडिया से या फिर जनता से कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं पर इन सारे केस के बारे में जिक्र कर दिया था, तो उसको लेकर के फिर से एक नया मामला ED ने बना दिया था। तो इन सारी चीज़ों को साइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि हर एक मामले में, पॉलिटिकल व्यक्ति के हर एक मामले में हम नहीं घुसेंगे। और साथ के साथ में अभी जो ये चीज़ें निकल के आई है कि जो उन्होंने एंटरिम बेल दी है उसको उन्होंने बिल्कुल वैलिड बोला है और बोला है कि ऐसा कोई एग्जम्पशन या कोई अपवाद नहीं है। इस तरीके की चीज़ें पहले भी हुई हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमने, और पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें हमने की हैं। ये इशू है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि सोसाइटी के लिहाज से बहुत ही एक अलग सिनारियो यहाँ पर निकाल के लेके आती है। बात क्या की गई है इसमें? बात ये की गई है कि इंग्लैंड सेट टू बैन टीचिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इन स्कूल। तो इंग्लैंड जो है वो अपने स्कूल में जो जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर पढ़ाई की जाती थी, अभी उसको बैन करने जा रहा है।
बैन करने का कारण क्या है? पहली बात तो ये कि टर्म को समझिए, जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जब आप स्कूल वगैरह में होते हैं, जब एक एज होती है, साइंस पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। जेंडर आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है कि कौन से ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर होती है या किस तरीके से एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कोई मेल है और कोई फीमेल है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है कोई आदमी, ठीक है। साथ के साथ में जैसे जैसे हमारा समाज जो है वो मॉडर्नाइज होने को जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें नए नए तरीके के जेंडर के कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। पहले मेल फीमेल चलता था, ट्रांसजेंडर चलता था, अब LGBTQ उसमें भी प्लस लगा दिया गया है, मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, प्लस एंड शो ऑन, मतलब बहुत सारे जो नए नए तरीके के जेंडर जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। और ये सारी चीज़ें अपने अपने क्या कहना चाहिए, एक तरीके से हार्मोनल बदलाव की वजह से या अपने एक इंटरेस्ट की वजह से, लव इंटरेस्ट या फिर जो भी चीज़ें आप कह लीजिए, उसकी वजह से ये नए नए तरीके के जो आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो निकल करके आते हैं। इंडिया में ये सारी चीज़ें अब वोकलाइज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमने 377 को जब हटाया था उस टाइम पे बहुत सारे नई तरीके की चीज़ें निकल के आई थी। जब 377 हटा था वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मेज़र था, क्योंकि इंडियन जो सोसाइटी है वो इन सारी चीज़ों को अभी भी एक्सेप्ट करने के उतने मूड में नहीं दिखती है और यहाँ पर अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अगर आप बात करेंगे विदेशों की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन है लोग इन सारी चीज़ों को लेकर के, जेंडर आइडेंटिटी को लेकर के बहुत जागरूक हैं। अपने जो उनके एक कह लीजिए जो भी इंटरेस्ट है उसको लेकर के वो बहुत वोकल हैं और वो खुल के अपनी सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, इंग्लैंड में कुछ नए तरीके के मामले निकल के आ रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको अगर स्कूल में ही ये सारी चीज़ें बहुत कम एज में पढ़ा दी जाती हैं, तो फिर क्या होता है, जब इंसान उसी दिशा में सोचना स्टार्ट कर देता है या कोई चीज़ दिमाग में बैठ जाती है तो आप ऐसा फील करने लगते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अगर मान लीजिए जब तक आपको नहीं पता होता कि आग जैसी कोई चीज़ होती है, तब तक वो आग आपके लिए इतना इम्पैक्टफुल नहीं होती अगर आप आग को देखते। लेकिन अगर आपको मालूम है कि उस आग से आप जल सकते हैं, तो फिर आग को देखते ही आपके अंदर क्या होता है, एक तरीके से डर क्रिएट हो जाता है ना। तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कम एज में ही यहाँ पर बच्चों को पढ़ा दिया जा रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में, जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, तो उनकी खुद ही एक मानसिक अपने आप से ही एक तरीके की लड़ाई शुरू हो जा रही है और बहुत कम एज में बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। साथ के साथ में बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर किसी के अंदर ये सारी चेंजेस आ भी रहे हैं और वो उस चीज़ को लेकर के क्या करता है, ओपन होता है या फिर बोलता है, तो सोसाइटी एक तरीके से होती है, कई बार स्कूल में उनकी बुलिंग हो जाती है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनके मेंटल स्थिति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और वहाँ पर इंग्लैंड में स्पेशली सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों के इस वजह से। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इंग्लैंड ने क्या किया है, इस जेंडर आइडेंटिटी के जो सब्जेक्ट हैं उसकी टीचिंग पे अभी बैन लगाने की बात की है, ठीक है। तो अब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि क्या ये बैन सही है या नहीं है। और ये जो है इंग्लैंड की बात नहीं है, ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है और वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या है, हर देश का, हर समाज का एक तरीके से कंसर्न है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं विश्व में जो कि क्या करती हैं, ये जो जेंडर आइडेंटिटी वाले टर्म्स होते हैं या फिर जो LGBTQ है, उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो वैलिडिटी देते हैं। बट कई कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर उनका समाज उस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, इस वजह से वो क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को बैन कर देते हैं, ठीक है। इंडिया ने इस दिशा में थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया है। 377 को हटा करके हर किसी को राइट टू लाइफ है, राइट टू कहना चाहिए, राइट टू चूज़ अ पार्टनर की राइट है आपके पास में, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी अभी सोसाइटी को देखते हुए इतना इवॉल्व नहीं हुई है, हमारी सोसाइटी इतनी ओपन माइंडेड नहीं हुई है। इस वजह से कोर्ट ने क्या किया हुआ है, 377 के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है उसको शादी करने की या फिर जो बच्चों से रिलेटेड जो भी उनके अधिकार है उसको अभी थोड़ा सा रोक करके विथहोल्ड करके रखा हुआ है। मतलब लिव इन में रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं, लेकिन जो मैरिज का सिस्टम है या फिर वो कहें कि उनको मैरिज का अधिकार हो, जो कि हमारे यहाँ पे एक्ट चलता है उसके तहत, साथ हिंदू मैरिज एक्ट है 1956 का, उसके तहत, साथ के साथ में अगर बच्चों के उत्तराधिकार या फिर गोद लेने से संबंधित मामले हो, अगर ये समुदाय इंडिया में इन सारी चीज़ों की डिमांड करता है तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अभी उतनी ओपन नहीं है और अभी वो उतना ओपनली वर्डिक्ट नहीं देती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव है, समाज से जुड़ी होती हैं
और एक तरीके से समाज के ऊपर में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो धीरे धीरे मेजर्स, धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अभी इंग्लैंड में इस तरीके का मामला निकल के आया है। अब ये थोड़ा सा अगर न्यूज़ आगे बढ़ेगी और वर्ल्ड वाइड इसको देखा जाएगा तो इसके ऊपर में चर्चा, मुद्दा, डिबेट शुरू जरूर होगी। तो इसको और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 में जो साइंस वाला टॉपिक है वहाँ से आपको रिलेट करना है। क्या बात की जा रही है, हेल्थ सेक्टर में एआई का किस तरीके से यूज़ है उसको एक नया डायमेंशन देने की बात की जा रही है। अभी तक ऐसा कुछ नई बात नहीं है कि पहली बारी इस तरीके की कोई चीज़ सोची जा रही है। हम काफ़ी सालों से अभी क्या कर रहे हैं, एआई का या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में या फिर बहुत ज़्यादा जो मेजर डेंजरस बीमारियाँ हैं इंडिया में भी, उसके ऊपर हम इस सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन अभी एक नए तरीके के कॉन्सेप्ट में एआई की जो है इंपॉर्टेंस निकल के आई है। बात की जा रही है द यूज़ ऑफ एआई इन ड्रग डेवलपमेंट। तो ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है पहले इसको समझेंगे और इसमें एआई का किस तरीके से यूज़ है इसके ऊपर में ये जो पूरा एडिटोरियल है वो बात करता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि ड्रग डेवलपमेंट है क्या। ड्रग डेवलपमेंट यहाँ पर बात की गई है कि ये एक तरीके का एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली जैसे कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी आपके सेल्स में आरएनए डीएनए में होती है। तो ड्रग डेवलपमेंट में क्या किया जाता है कि उस पूरे आपके स्पेसिफिक जो डीएनए या फिर जो सेल है जिसमें वो बीमारी है उसके ऊपर टारगेट करके क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसको हील करके उसको समाधान किया जाता है उस बीमारी का, यानी कि उस बीमारी को ख़त्म किया जाता है। समझ में आया। एक तरीके से टारगेटेड ड्रग दिया जाता है। मतलब आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी मान लीजिए आपके जो सेल्स हैं उनमें या फिर किसी डीएनए में कुछ खराबी आ गई है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको एआई के थ्रू क्या किया जा रहा है, अभी फ़िलहाल में टारगेट करके, हिट करके और क्या किया जा रहा है, उसको ट्रीट करने की बात की जा रही है। तो इसके लिए अभी तक क्या होता था कि क्लिनिकली रिसर्च करके ये सारी चीज़ें की जाती थी। मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए है, डीएनए के किसी भी एरिया में क्या हुआ, यहाँ पर कोई बीमारी हुई, ठीक है। मान लीजिए कि डीएनए के सिर्फ इतने हिस्से में कोई भी डेंजरस बीमारी अभी नई नई ईजाद हो रही है, हो रही है, तो इसको क्या किया जाएगा, तो टारगेटेड ड्रग डेवलपमेंट होता है। उसमें क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या किया जाता है, हिट किया जाता है और यहाँ पर जा कर के आपको क्या करना होता है, उस बीमारी को ट्रीट करना होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अभी तक ये सारी चीज़ें क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू चल रही थी। मतलब किसी व्यक्ति के या फिर जो है एक तरीके से कोई जानवर है उसके ऊपर में क्लिनिकल ट्रायल करके और वहाँ पर दवाइयाँ पहुँचा करके जिस भी तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी के यूज़ करके और फिर इस तरीके की चीज़ों को ट्रीट किया जा रहा था। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक तो लैब में ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, साथ के साथ में ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसको अब थोड़ा सा कम करने के लिए, जो खर्च है उसको कम करने के लिए और साथ के साथ में जो टाइम है वो उसको भी कम करने के लिए ये सोचा जा रहा है कि अब तक ये जो चीज़ें हैं, ये जो भी रिसर्च है, स्टडी है जो कि क्लिनिकली होती थी, अब क्यों ना उसको एआई के थ्रू किया जाए। मतलब कि एक कंप्यूटर सिस्टम ऐसा हो जो क्या करे, एक कंप्यूटर सिस्टम हो, वहाँ पर उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए जाए जहाँ पे आपके बॉडी के बिल्कुल सेल्स से, पार्ट से मिलते हुए ही वहाँ पर सेल्स हों और वहाँ पर अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे सॉफ्टवेयर हों जो उस बीमारी को क्या कर सके, समझ सकें, ट्रीट कर सकें और फिर वहाँ पर किस तरीके से चेंज करना है। मान लीजिए इतने हिस्से में कोई बीमारी निकल के आई तो एआई का यूज़ करके केवल इतने हिस्से को क्या कर दिया जाए, यहाँ से काट करके अलग कर दिया जाए। इस सारी चीज़ों के ऊपर में क्या की जा रही है, स्टडी की जा रही है। तो ये अगर चीज़ें हो जाती हैं और एआई इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है तो लैब में जो आपका टाइम लग रहा है वो भी कम हो जाएगा और लैब में जो इस तरीके की रिसर्च करने के लिए जो खर्च लग रहा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एआई के थ्रू ही अगर वहाँ पर सेल होंगे, एआई समझ जाएगा उस चीज़ को कि हाँ कहाँ पर किस एरिया में कौन सी बीमारी है और किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाई किस जगह पे इंजेक्ट करनी है। अगर एआई इस तरीके से समझ जाएगा तो वो क्या करेगा, आपने कोई डाटा डाला कंप्यूटर के अंदर और उसने 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसका जो है आउटपुट निकाल करके आपको दे दिया। तो टाइम की भी बचत हो जाएगी, पैसे की भी, जो एक्सपेंसेस है उसकी भी बचत हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है हाउ डज द प्रोसेस स्टार्ट, तो मैंने बताया कि किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो काम करेगा। अब यहाँ पर बात की गई है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं।
ड्रॉबैक्स मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पूरा आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है वो दिख तो सही रहा है कि टाइम की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, लेकिन इसमें कुछ कमियां और कुछ चैलेंजेस भी हैं। कमी क्या है कि अगर इस तरीके से एआई का यूज़ किया जा रहा है किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी इसकी 80% ही है। मतलब 100% एआई जो है वो बिल्कुल सही एक्यूरेट डाटा जो है वो नहीं दे पाएगा और नहीं बता पाएगा कि वाकई में इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए यही दवाई लगेगी या यही मेथड लगेगा। मतलब 20% चांसेस है कि कई बारी कंप्यूटर जो है वो आपको गलत जानकारी भी दे दे या गलत ट्रीटमेंट आपको बता दे। फिर क्या होगा, वहाँ पर जो हैजार्डस एक कंडीशन बन जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये निकल के आ रहा है कि वहाँ पर एक्यूरेसी जो है एआई की वो क्या है, थोड़ी सी पूरी 100% एक्यूरेट नहीं है, 80% और 20% का रेशियो है। ठीक है, दूसरा ये कंसर्न निकल के आ रहा है कि अभी जो बात की गई है सेकंड में टूल्स के बारे में इनका मतलब क्या है कि जो भी मान लीजिए एक तरीके से जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए उस तरीके का, उसको लेकर के एक चैलेंजेस हैं। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करिए तो हमारे यहाँ अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा भी इवॉल्व नहीं है कि हम क्या कर सके, इस तरीके के क्षेत्र में काम कर सके। दूसरी बात यह है कि हम कर रहे हैं काम, अपना कंप्यूटर का यूज़ करें हेल्थ सेक्टर में, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें हेल्थ सेक्टर में, लेकिन हमारे यहाँ एक कहना चाहिए महत्वाकांक्षा की कमी है। अगर जो नए बच्चे भी निकल के आ रहे हैं मेडिकल के सेक्टर में, वो भी इस तरीके की चीज़ों के ऊपर स्टडी करने का अपना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे एक तरीके से इंटरेस्ट लेने की भी कमी है मेडिकल स्टूडेंट्स में, साथ के साथ में मेडिकल फील्ड में रिसर्च की भी कमी है। और दूसरा का जो बात है वो अवसंरचना, यानी कि जो सेटअप है एक तरीके से कंप्यूटर है, पूरा इंटरफेस बिठाने का, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही हाई और एडवांस टेक्नोलॉजी लगेगी। इंडिया में कई जगह तो अभी भी है कि नेटवर्क नहीं आता, अगर आप चले जाइए वहाँ पे तो आपके मोबाइल का नेटवर्क ही चला जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर को हेल्थ सेक्टर में यूज़ करना एक बहुत बड़ा काम है और उसके लिए जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो फ़ायदे बहुत हैं उस चीज़ के, एक जो ड्रॉबैक है वो है कि एक्यूरेसी का। और चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि कैसे कमियों को ठीक किया जाए हमारे यहाँ पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मोटिवेशन की बात हो कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पहले रिसर्च की जाए, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक चैलेंज क्रिएट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रग डेवलपमेंट क्या चीज़ है और वहाँ पर एआई का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो नाइजीरिया से भले रिलेटेड है, नाइजर से रिलेटेड है ये। और ये कहाँ पर है? जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ का एक देश है। इसके आसपास जो है चाड, माली, जिस तरीके की और भी बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे मुद्दा क्या निकल के आया है? यहाँ मुद्दा निकल के आया है कि यहाँ के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं यूएस जो है वहाँ पर उसने अपने ट्रूप्स बिठा रखे हैं, उनके सैनिक हैं, उनको नाइजर से निकालने के लिए, हटाने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाइजर जो है, मैंने आपको बताया कि नाइजर जो है वो यूरेनियम के अगर रिसोर्सेज के मामले में देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड 7th नंबर पे आता है। ठीक है, तो 7th पोजीशन रखता है। अगर हम बात कर ले किसके बारे में? यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम के क्षेत्र में 7th नंबर पे अगर ये आता है, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि यूरेनियम की दिशा में काम कर रही हैं, जैसे कि आपका ईरान हो गया, साथ के साथ रशिया वगैरह हो गए, उनके लिए नाइजर जो है एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है यूरेनियम पाने का। ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे 7th नंबर पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? यूरेनियम के रिसोर्सेज हैं। इस वजह से क्या हो रहा है? नाइजर जो है वो ईरान और रशिया के साथ क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, सभी को मालूम है कि यूरोपीय जो अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। अफ्रीका जो है वो बार बार क्या है, एक तरीके से निकल के आता है कि वहाँ पर खाने की अलग अलग उनके कंट्रीज़ में खाने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, हेल्थ के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज वहाँ पे भरपूर है। अगर आप मिनरल्स की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है, अफ्रीकन जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो रिसोर्स जो मिनरल्स हैं उसके मामले में सबसे ज़्यादा एक तरीके से मजबूत स्थिति रखता है। ठीक है, तो अब जिस जगह पे मान लीजिए रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है, वहाँ पे खाने की, हेल्थ की कमी है, तो वो क्या काम करेगा? वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करने का काम करेगा। इस वजह से नाइजर क्या कर रहा है? ईरान के साथ में और रशिया के साथ में अपने संबंधों को, व्यापार संबंधों को बढ़ा रहा है। लेकिन यूएसए के जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से और यूएस का प्रेशर है उसकी वजह से वो सारी चीज़ें सही से नहीं कर पा रहा है। इस वजह से एक तरीके का जो अपोज है वो नाइजर की जो जनता है वो यूएसए के खिलाफ कर रही है। ठीक है,
दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात ये है कि खुद ही नाइजर में जो बहुत समय से जो आप कह लीजिए इस्लामिक स्टेट जो थे, आतंकवादी ग्रुप्स वहाँ पर थे और जिहादीज़ वगैरह थे, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते थे। इस वजह से यूएसए से उन्होंने खुद ही हेल्प मांग करके वहाँ पर ट्रूप्स क्या किए थे, बिठाए थे। साथ के साथ में जब ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी, आतंकवाद यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो यूएसए ने अपनी कई सारी कंट्रीज़ में इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए स्वयं भी अपने ट्रूप्स वगैरह भेजे थे। लेकिन अभी चूंकि वो क्या कर रहे हैं, यूएसए के लोग जो है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो नाइजर के ऊपर में व्यापार से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। इस वजह से ये सारा अपोज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर हम क्यों इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं? हम इस टॉपिक को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी क्या करते हैं, रशिया के साथ में अभी व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, ईरान के साथ हम पहले क्रूड ऑयल वगैरह लेते थे, लेकिन यूएसए के सैंक्शन के बाद हमने क्या किया, वहाँ से जो ऑयल है वो लेना कम कर दिया। लेकिन रशिया के साथ हमने क्रूड ऑयल लेना अभी कम नहीं किया है, हम अभी भी वहाँ से काफ़ी मात्रा में क्रूड ऑयल वगैरह ले रहे हैं। साथ के साथ में जो यूरेनियम की बात है, यूरेनियम का जो एक तरीके से यूज़ बहुत सारे मल्टी सेक्टर्स में होता है, स्पेशली एनर्जी के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, पावर के क्षेत्र में भी यूरेनियम का बहुत यूज़ है। इस वजह से अब इस तरीके के जब कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो डेफिनेटली यूएसए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें यूएसए का अच्छा खासा एक तरीके से अभी भी प्रभुत्व है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक, और वहाँ पर यूरेनियम से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है या फिर ईरान, रशिया, यूएसए सारे कंट्रीज़ मिल करके वहाँ पर हैं, तो एक तरीके से कंडीशन बन जाती है कि इस तरीके का अपोज अगर हर जगह से निकल के आया तो एक गृह युद्ध जैसी या फिर विश्व युद्ध जैसी कंडीशन निकल के आएगी, और फिर इसकी वजह से जो है बाकी सारे देशों की इकोनॉमी के ऊपर में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए आपके लिए ये न्यूज़ थी। आगे चलते हैं, हमारी और न्यूज़ क्या है, ये तो है इंडिया के बारे में, इकोनॉमी से रिलेटेड। GS 3 में ये जो टॉपिक है आपको क्या करना है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि इंडिया में जो है वो एक्सपोर्ट है वो क्या हो गया है, जो अभी आयात की तुलना में कम है। हमने ये ज़रूर बात की थी कि अगर आप मान लीजिए पिछले साल से तुलना करें तो जहाँ पर एक्सपोर्ट पिछले साल 3.5% घट गया था, इस बार एक्सपोर्ट केवल और केवल 0.67% ही घटा है। मतलब कि एक्सपोर्ट हमने, निर्यात जो है वो ठीक ठाक किया है, लेकिन फिर भी अभी आयात की तुलना में हमारा जो निर्यात है वो कम है। अभी ये बात की गई है कि जो अभी नया ईयर आने वाला है 2025 का, वहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट वो और भी ज़्यादा घटने वाला है, रिबाउंड होके वो 14% घट जाने वाला है। इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है। अब इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं जिसकी वजह से ये जो कमी है वो देखने को मिलेगी, और वो चैलेंजेस इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। किसके बारे में बात की गई है, यहाँ बात की गई है रेड सी के क्राइसिस के बारे में। तो रेड सी जो है वो मैप के थ्रू समझते हैं हम, ये जो पूरा एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, रेड सी वाला एरिया। ठीक है, रेड सी वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारी कंट्रीज़ हैं, यमन हुआ, ओमान हुआ, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, UAE, कुवैत, ये सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़, यहाँ पर आ गया आपका रेड सी। यहाँ से आपका जो है अफ्रीका शुरू होता है। ठीक है, अब ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा व्यापार की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। रेड सी से हो करके ही आपको यहाँ पर देख लीजिए मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से एक्सेस लेकर के जो भी व्यापार है वो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है। अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे तो इंडिया में भी रेड सी के रास्ते बहुत सारा व्यापार होता है, क्योंकि रेड सी खुला एक्सेस देता है किसके लिए, मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने सामान, अपना जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचाने के लिए। ठीक, लेकिन अभी जो ये रेड सी वाला एरिया है, यहाँ पर जो बहुत सारे देश है वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जैसे कि हमने बात की अगर सूडान के बारे में, कल हमने डिस्कस किया था कि सूडान जो है ऐसी कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, माइग्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर गृह युद्ध जैसी कंडीशन बनी होती है। ठीक है, साथ के साथ में और भी बहुत सारे आप देख लीजिए, इधर
आपको मिस्र में इस तरीके की, यहाँ पर आपको सीरिया दिखाई देगा, सीरिया में भी इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन चल रही हैं। और साथ के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए चाइना का कोई शिप है आकर के यहाँ पर फंस गया, या फिर यहाँ पर कोई कंट्री है जिन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जहाँ से एक्सेस होके जा रही है। अगर आसपास की जो ये कंट्रीज़ हैं वो रास्ता ब्लॉक कर दें, यहाँ पर सूडान जो है वो, या फिर इरिट्रिया, इन तरीके के गृह युद्ध की वजह से। साथ के साथ में एक रेड सी में क्राइसिस ये भी है कि यहाँ पे जो समुद्री डाकू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, जो आपका जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया वाला जो एक हॉर्न बना हुआ है घोड़े की नाल की तरह, उसमें 4 देश आते हैं, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इस तरीके से। तो ये जो है यहाँ पर एरिया में रेड सी में जो पायरेसी है एक तरीके से, या फिर समुद्री डाकुओं का जो हमला है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी के समय में। इस वजह से यहाँ पर व्यापार जो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही डिसरप्ट हो रहा है। वहाँ पर जो व्यापार करने के लिए रास्ते जो है वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। ये सारी कारणों की वजह से बताया गया है, क्योंकि हमारे इंडिया से भी रेड सी के थ्रू ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, व्यापार होता है टू यूरोप में। जैसे मैंने बताया कि अगर यूरोप में हमें अपना सामान जो है वो पहुँचाना है तो हमारे लिए जो सबसे अभी सही माध्यम क्या है, रेड सी है। हमने परसों डिस्कस किया था कि हम ईरान के साथ में जो चाबहार पोर्ट वाला एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि हमको क्या हो, एक अल्टरनेट सोर्स मिल सके व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो रेड सी के साथ साथ में अभी हम चाबहार के ऊपर में काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे जो एक एरियाज़ हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, यूरोप में, रशिया में अपना व्यापार कर सकते हैं। और अभी रेड सी में ये तरह तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहे हैं, जैसे कि गृह युद्ध हो गया उनके आसपास के जो देश हैं उनमें, या फिर जो समुद्री डाकुओं वाला जो क्राइसिस है, इसकी वजह से जो है पूरा व्यापार जो है क्या होने वाला है, एक तरीके से इम्पैक्ट होने वाला, नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, और जिसका खामियाजा इंडिया के ऊपर भी पड़ने वाला है। इसी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो फिर से कम होने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। तो आपसे अगर पॉइंट पूछा जाए कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट है वो घट रहा है, तो एक यहाँ पर आपको मेजर जो है, इम्पॉर्टेंट जो है बिल्कुल और रेलेवेंट जो एक आपको पॉइंट मिल गया कि रेड सी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से भी इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो घट रहा है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ जो है वो बात कर रही है कि जब दोस्त जो है वो दुश्मन से नज़दीकियाँ बढ़ाने लग जाए तो इनसिक्योरिटी तो होती ही है ना। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना हमारा बहुत अच्छा दुश्मन, ठीक है, एक तरीके से। वैसे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वहाँ कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता है, समय समय पर अपना इंटरेस्ट के आधार पर रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो अभी रशिया और चाइना के बीच में जो टाइज़ हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग क्या करने जा रहे हैं, अपनी कुछ बहुत सारे नए टॉपिक्स के ऊपर में फिर से एकजुट होने वाले हैं, ठीक है। रशिया जो है, पुतिन जी वापस से जीत करके गए हैं तो इन्होंने ग्रैंड वेलकम किया है। अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, अभी चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा है। रशिया ऑलरेडी यूरोप और बाकी सारी कंट्रीज़ के थ्रू क्या चल रहा है, बाइकॉट चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ उसके वॉर चल रहे हैं। इस वजह से जो ये दोनों देश हैं वो अभी क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से इनको बाइकॉट कर दिया गया है। लेकिन ये दोनों ही देश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में, रशिया डिफेंस के मामले में, साथ के साथ में नेचुरल गैस वगैरह की बात कर लीजिए उसके मामले में। तो दोनों को मालूम है कि हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और अगर ये दोनों साथ में आ गए तो ये तबाही मचा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, इन दोनों टाइज की वजह से क्या होगा, हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। इंडिया के साथ भी जो है वो रिलेशंस थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं अगर रशिया बहुत ज़्यादा झुकता है किसकी तरफ, चाइना की तरफ। तो अगली न्यूज़ क्या है, यहाँ पर एक आपको वनडे एग्जाम्स के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा। किसके बारे में बात की जा रही है, डॉग्स ऑफ वॉर के बारे में। तो पूछा जा सकता है कि डॉग्स ऑफ वॉर का संबंध किससे है, तो ये जो है चाइना और साथ के साथ में कंबोडिया के बीच होने वाला एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अभी हम कंबोडिया का मैप भी देखेंगे। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि अभी जो राइफल वगैरह का प्रदर्शन किया गया है, और कंबोडिया का हम एक तरीके से ज्योग्राफिकल स्टेटस देखेंगे। क्योंकि ये न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंबोडिया जिस रीजन में आता है, देखिए ये पूरा जो रीजन है वो कहाँ पर आता है आपका, ये रहा साउथ चाइना सी, साथ के साथ में आपको इधर मिलेगा नीचे इंडियन ओशन, और उसके बाद में ये पूरा जो एरिया है वो कंबोडिया का आता है आपका
साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, है ना। और यहाँ पर जो है वो पैसिफिक वाला भी रीजन है। और यहाँ पर इंडिया साथ के साथ में वियतनाम जैसी कंट्रीज़ क्या हैं, चाइना को टैकल करने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कंबोडिया भी है यार, ये रहा आपका वियतनाम। वियतनाम के साथ में क्या है, इंडिया अपने जो रिलेशंस है उसको मजबूत कर रहा है सो दैट चाइना को टैकल किया जा सके। लेकिन यहीं पर ये कंबोडिया है जो कि क्या कर रहा है, चाइना के साथ में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। तो इस वजह से जो है सबसे बड़ा खतरा किसको होगा, सबसे पहले तो वियतनाम को ही खतरा आएगा। क्योंकि अगर कंबोडिया पड़ोसी देश ही है, अगर चाइना का यहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ा तो वियतनाम के ऊपर खतरा आएगा। और अगर वियतनाम को चाइना ने हड़प लिया मतलब कि बहुत सारे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज चाइना के पास चले जाएंगे। साथ के साथ इंडिया का यहाँ पर जो कंसर्न है ही, क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने वियतनाम में अपनी जो एक्सरसाइजेस है वो बढ़ा रही है। अगर आप बात कर लीजिए हमारे यहाँ के इंडियन ऑयल वगैरह की जो जैसी कंपनियां हैं वो यहाँ पर जा कर के क्या कर रही हैं, समंदर के अंदर में पेट्रोल और नेचुरल गैस के जो रिसोर्सेज को ढूंढ रही है, वहाँ से चीज़ें निकाल करके लेके आ रही है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वर्ल्ड वाइड एक दो देशों के बीच में होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबली हर कंट्री के ऊपर पड़ता है। और जहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो अगर इंडिया से रिलेटेड आता है तो उसको हमको डिस्कस करना ज़रूरी होता है। तो ये जो है एक सिनेरियो समझ में आया। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, जो डॉक्स ऑफ वॉर मैंने बताया वो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स में। किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो चाइना और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी क्या है, एक कहने से नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। इसको ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम्स में कई बारी पूछा जाता है। इसकी बाउंड्रीज किन किन देशों से लगती है, तो यहाँ पर आपको वियतनाम दिखाई दे रहा है, ये रहा लाओस। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में नॉर्थ में आपको दिखेगा कौन, थाईलैंड। इस तरीके से तो आपको ये पूरा जो एक जब मैप आप देखते हैं या फिर कोई कंट्री न्यूज़ में होती है तो उसके आजू बाजू भी थोड़ा सा आसपास देखना होता है। तो हमने यहाँ पर कंबोडिया के मैप को देखा। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ ये है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबली भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। किसके ऊपर में, दवाओं के ऊपर में। अभी क्या बात की गई है, अभी यूएसए में एक एक्ट है। एक्ट कौन सा है, ये एक्ट है जो ड्रग अंडर द कंट्रोल सब्सटेंसेस CSA एक्ट बोला जाता है। ड्रग अंडर द कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्ट है, कितने का, 1970 का। किसका, यूएसए का। तो यूएसए का जो ये एक्ट है वो ड्रग से रिलेटेड सारे मामले देखता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो मारिजुआना यानी कि भांग जो है उसको पहले इस एक्ट के तहत कहाँ पर रखा गया था, शेड्यूल 1 में रखा गया था। अब इसको कहाँ पर लेके जा रहे हैं, शेड्यूल 3 में लेके जा रहे हैं। शेड्यूल 3 में लाने का मतलब क्या है कि अब भांग को क्या कर दिया गया, लो रिस्क ड्रग बोल दिया गया। लो रिस्क ड्रग मतलब कि अभी तक अगर इसका खतरा बहुत ज़्यादा था तो अब इस कैटेगरी में डाल दिया गया है कि इसका खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लीगली यूज़ बढ़ेगा वो अच्छी बात है, दवाओं में बहुत ज़्यादा मारिजुआना का यूज़ होता है, लेकिन इलीगल यूज़ भी बढ़ सकता है। और हमारे यहाँ पे जो इंडिया है वो जो हमने देखा है कि जो ट्रायंगल है और क्रिसेंट है उसके बीच में आता है। नशीली पदार्थों को लेकर के ऑलरेडी हम इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। अगर यूएसए जैसी कंट्रीज़ इनको क्या करती है, लो रिस्क ड्रग वाली कैटेगरी में डाल देती है तो इनका यूज़, इनका जो एक तरीके से रीच है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कि इंडिया में क्या ऐसी व्यवस्था है। तो इंडिया में अगर देखेंगे तो मारिजुआना है कई देशों में प्रतिबंधित, लेकिन इंडिया में दवाओं के लिए मारिजुआना को हमारे यहाँ भी कुछ मामलों में छूट दी गई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गांजा, कैनबीज भी बोला जाता है मारिजुआना को ही। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सबसे पहले आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। कीमोथेरेपी जो होती है उस समय में मारिजुआना का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ के साथ में जो HIV एड्स से रिलेटेड मामले होते हैं वहाँ पर भी लोगों की भूख जो होती है उसमें सुधार करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर मांसपेशियों में, मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पर भी मारिजुआना का बहुत यूज़ किया जाता है। तो क्लिनिकली आप देख लीजिए, अगर औषधि के रूप में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका और नशीली पदार्थों के रूप में भी यूज़ होता है। अभी यूएसए ने अगर कुछ इसके ऊपर में स्टेप लिया है और उसको आसान कर दिया है तो उसकी वजह से पूरे जो है अदर कंट्रीज़ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, क्वेश्चन आपकी वनडे एग्जाम में बन सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसने अभी मारिजुआना को क्या किया है, लो रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है या उसके ऊपर जो प्रतिबंध है उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, तो वो कौन है, यूएसए। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर बात की गई है सुनील छेत्री जी के बारे में। कौन है ये, फुटबॉलर हैं
और अभी जो है इन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, अलग अलग जो खिताब है अपने नाम किए हुए हैं। बहुत अच्छा, ये एक तरीके से बहुत अच्छा खेलते भी हैं। इनके पास में लगभग अगर आप बात कर लीजिए तो 94 गोल्स करने का रिकॉर्ड भी है। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अभी ये अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं या रिटायरमेंट लेने के लिए बात हो रही है इनके, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गए हैं। पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट वाइज, जब क्वेश्चन बनेगा अगर इनके ऊपर में तो ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। किस साल में इनको ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। एकमात्र ये ऐसे फुटबॉलर है जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। फुटबॉलर की बात कर रही हूँ मैं, केवल फुटबॉलर श्रेणी में एकमात्र ये ऐसे फुटबॉलर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3-4 और भी स्टेटमेंट आपसे बन सकते हैं। क्या कि अगर टॉप 4 फुटबॉलर्स की बात की जाए तो उसमें 4th नंबर पे आते हैं छेत्री। ठीक है, 4th नंबर पे अगर छेत्री आते हैं तो फिर पहले 3 कौन से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, क्या पता, कोई भरोसा नहीं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, वो तो एक तरीके से फुटबॉल में भगवान है। जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट में सचिन क्रिकेट के भगवान है, वैसे ही मेसी जो है वो सबके फेवरेट हैं, मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। तो मेसी जो है वो क्या है, अर्जेंटीना के हैं और ये टॉप 1 रैंक रखते हैं फुटबॉलर में। उसके बाद में ईरान का नंबर आता है, ईरान के जो है दई जो है उनका नंबर आता है। उसके बाद में पुर्तगाल के रोनाल्डो, तो रोनाल्डो भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। रोनाल्डो और मेसी के जो अवार्ड्स वगैरह हैं इनमें थोड़ा बहुत क्या चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है ना। दोनों काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये टॉप 4 हैं। सुनील छेत्री के बारे में अगर बात की जाए तो वो 4th पोजीशन रखते हैं, 94 गोल्स इनके नाम है। वनडे एग्जाम्स के लिहाज से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज़ अब हमारी क्या है, अगली न्यूज़ है स्विस डिप्लोमेट टू होल्ड टॉक्स इन इंडिया अहेड ऑफ यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस। तो अभी जो स्विस गवर्नमेंट के जो एक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, मिनिस्टर हैं, वो इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं। और ये जो है वो बात करने वाले हैं किसके ऊपर में, यूक्रेन में पीस यानी कि शांति वार्ता रखने के लिए जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लिए इंडिया से एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया क्या करे, इसमें मीडिएटर का काम करे। व्यक्ति का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फेसल नाम है, जो कि इंडिया में आ रहे हैं। क्यों ये आए हैं यहाँ पर बात करने के लिए, इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस होने वाला है ये जून में स्विस में ही होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये जो कॉन्फ्रेंस है वो जून में होने वाला है। ठीक है, तो जब ये कॉन्फ्रेंस होगा उस समय भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। साथ के साथ में यहाँ पर मेजर रोल किसके बारे में बात की गई है, ब्रिक्स देशों से, लेकिन ब्रिक्स से चाइना को माइनस कर दिया गया है। ब्रिक्स में कौन कौन कंट्रीज़ आती हैं, ब्रिक्स में आता है आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से रशिया को जो है वो माइनस कर दिया गया है और ब्रिक्स कंट्रीज से ज़्यादा उम्मीद लगाई गई है कि ये क्या करेंगे, यूक्रेन में शांति वार्ता इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेंगे। और स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे है, इंडिया से। तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया का कितना महत्व है इस बात से निकल के आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल की राजनीति में इंडिया का जो प्रभुत्व है किस तरीके से बढ़ रहा है, आपके लिए एक पॉइंट ये है कि इस तरीके के यूक्रेन पीस वॉर। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, जैसे कि कल हमने बात की थी कि यूएसए ने चाइना के ऊपर लगा दिए हैं टैरिफ सैंक्शंस। इसकी वजह से चाइना ने अभी बात की है कि ये जो पूरा चीज़ है, ओवर कैपेसिटी वगैरह वगैरह जो भी ब्लेम लगे हैं, ये जो है जो सारी चीज़ें हैं वो दकियानुसी बातें हैं। मेन रीज़न ये है ट्रेड प्रोटेक्शनिज़म का। यूएसए ने क्या किया है, चाइना के ऊपर में ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद का जो है सिद्धांत अप्लाई किया है। अब ये जो न्यूज़ है, ये जो टर्म है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड रहती है। ठीक है, और जब भी आपके इकोनॉमी में क्वेश्चन बनते हैं तो टर्म से, की टर्म से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है और बहुत लंबे समय से ये जो है पूरे जो ग्लोबल एक जो सिनारियो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। मुद्दा क्या है कि हमने कल बात की थी कि चाइना के ऊपर में अभी जो यूएस और यूरोप है उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं और उनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, साथ के साथ बैटरी वगैरह है, उसके ऊपर में कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं। वो सैंक्शंस कैसे हैं कि टैरिफ जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। टैरिफ बढ़ाने का रीज़न क्या होता है कि अगर हम किसी
दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर में टैरिफ जो है वो बढ़ा देते हैं, इट मीन्स क्या होगा कि अगर उस कंपनी से, उस कंट्री से हमारे यहाँ पे सामान आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो हमारे इंडियन जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उन सामानों को इंपोर्ट करने से बचेंगे और इसकी वजह से हमारे जो घरेलू उद्योग है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, एक हर कंट्री जो है अपना पहले इंटरेस्ट देखती है और इस बेसिस पे ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। तो अभी बात की गई है, यूरोप और यूएसए ने एलिगेशंस क्या लगाए थे कि जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा बल्क लेवल पे क्या कर रहा है, वहाँ पर मास प्रोडक्शन कर रहा है, ओवर कैपेसिटी वगैरह हो रही है, इसकी वजह से वो क्या करता है, अपना सामान दूसरे कंट्रीज़ में ला करके डंप कर देता है और इसकी वजह से जिन कंट्रीज़ में वो अपना सामान डंप करता है वहाँ के लोगों को क्या होता है, वहाँ के घरेलू उद्योगों को नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो झेलना पड़ता है। तो ये पूरा मुद्दा निकल के आया। अब यहाँ से जो टॉप टर्म है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का, वो हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो व्यापार संरक्षणवाद होता क्या है? बेसिकली व्यापार संरक्षणवाद एक तरीके से एक सरकारी नीति कह लीजिए, एक गवर्नमेंट पॉलिसी कह लीजिए, जिसका यूज़ क्यों किया जाता है, अपने यहाँ के घरेलू उद्योग जो होते हैं उनको क्या करने के लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए या उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रेड संरक्षणवाद यानी कि व्यापार संरक्षणवाद का सहारा लिया जाता है किसी भी कंट्री के द्वारा। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो व्यापार संरक्षणवाद का कॉन्सेप्ट क्यों चलता है कि हमारे जो घरेलू उद्योग हैं वो क्या हो सकें, विदेशी जो उद्योग हैं उनसे जो कंपटीशन उनको ना करना पड़े और विदेशी जो उद्योग हैं उनका इन्फ्लुएंस, उनके सामान हमारे यहाँ ज़्यादा डंप ना हो, हमारे यहाँ के जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक फ़ायदा मिल सके। इस वजह से हम क्या करते हैं, व्यापार संरक्षणवाद अपनाते हैं। अलग अलग तरीके से होता है, कई बारी किया जाता है कि जिस कंट्री से सामान हमारे यहाँ आ रहा है वहाँ से आयात शुल्क या फिर टैरिफ को हम बढ़ा देते हैं। कुछ मामलों में हम कोटा दे देते हैं कुछ सामानों को, ठीक है, साथ के साथ में कुछ सामानों पर सब्सिडी देते हैं या फिर कुछ सामानों से सब्सिडी हटा लेते हैं। और फिर इस तरीके की चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये जो संरक्षणवाद है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें और भी चीज़ होती है कि आयात पे कुछ सामानों को लाइसेंसिंग देनी होती है, तो जब हमें हमारे यहाँ के घरेलू उद्योगों को ज़्यादा प्रमोट करना होता है तो हम क्या करते हैं, लाइसेंसिंग नहीं देते हैं, ठीक है, या फिर उसमें जो नियम है उनको थोड़ा सा कड़े कर देते हैं जिसकी वजह से बाकी विदेशों से हमारे यहाँ सामान डंप ना हो। तो किन किन तरीक़ों से व्यापार संरक्षणवाद होता है, तो व्यापार संरक्षणवाद के बहुत सारे रूप हैं। कौन कौन से, मैंने बात की टैरिफ। टैरिफ में क्या होता है, आयातित वस्तुओं पर जो लगाया गया कर होता है वो अधिक महंगा हो जाता है, ठीक है। अधिक महंगा यानी कि अगर कोई सामान इंपोर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर जो कर है, जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए विदेश से वो सामान महंगा हो जाएगा। और इसका फ़ायदा किसको होगा, जो हमारे यहाँ के घरेलू उद्योग में जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि विदेशों की तुलना में हमारा सामान सस्ता होगा तो वो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। दूसरी बात होती है कोटा। तो कोटा के थ्रू कैसे संरक्षणवाद किया जाता है कि अगर किसी देश में आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा पर क्या कर दिया जाए, सीमा लगा दिया जाए। कोटा मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी कंट्री से हमारे यहाँ पे 100 बिलियन डॉलर का कोई सामान आ रहा था, कुछ में ऐसा आ रहा था कि 50 किलो 100 किलो, अगर हम हज़ारों में टन्स में इस तरीके से चीज़ें मंगा रहे थे, तो कोटा के थ्रू क्या किया जाता है, उस जो लिमिट है, उस सामान की जो मात्रा है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। मतलब कि जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विदेशों से इंपोर्ट या फिर आयात नहीं कर पाएंगे मात्रा के रूप में, तो वो उसको क्या बोला जाता है, कोटा के थ्रू सैंक्शन लगाना या फिर कोटा का यूज़ करके व्यापार का संरक्षणवाद करना, ठीक है। तीसरा टर्म क्या होता है, सब्सिडी। तो सब्सिडी के थ्रू कैसे होता है, अगर मान लीजिए कि कोई वित्तीय सहायता देनी है तो हम क्या करते हैं, घरेलू उद्योगों को, अपने यहाँ के जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देते हैं। सब्सिडी देने की वजह से हमारे यहाँ के जो उद्योग हैं वो सामान जो है वो सस्ते कीमतों पर क्या कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। मतलब हमारे घरेलू उद्योगों का जो सामान है वो सस्ता हो जाता है और विदेशों का जो सामान है उसके कंपेरिजन में महंगा रह जाता है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, व्यापार संरक्षणवाद होता है। मतलब ये नहीं है कि केवल दूसरी कंट्री के ऊपर हमने टैरिफ लगा दिया तो ही उसको संरक्षणवाद बोला जाएगा। अगर हम अपने यहाँ पे सब्सिडी भी देते हैं उसको भी एक तरीके से व्यापार संरक्षणवाद यानी कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बोला जाता है, ठीक है। चौथा टर्म कौन सा है, आयात लाइसेंसिंग में। आयात लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कुछ वस्तुओं को पहले आयात करने के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती थी और वो लाइसेंसिंग जो थी बहुत आसानी से दे दी जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया जाएगा, अगर हमको
सैंक्शन लगाना है या हमें इस तरीके से संरक्षणवाद करना है, अपने घरेलू उद्योगों को और ज़्यादा मजबूत करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी आयात के ऊपर लाइसेंसिंग है उसके हम नियमों को थोड़ा सा कठोर कर देंगे या फिर कई सामानों के ऊपर लाइसेंसिंग देने से मना कर देंगे। इन तरीके की चीज़ों का यूज़ हम बेसिकली करते क्यों हैं कि हमारे यहाँ जो घरेलू उद्योग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रमोट हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, वो जो प्रोडक्शन करे वो हमारे यहाँ पे उसकी डिमांड काफ़ी बनी रहे और उनका काम सही से चलता रहे। ठीक है, तो ये जो टर्म निकल के आया ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, उससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि टैरिफ क्या है, टैक्स बढ़ा देना, कोटा क्या है कि अगर कोई सामान आ रहा है तो उसमें एक लिमिट, उसकी मात्रा के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर एक लिमिट सेट कर देना। सब्सिडी क्या है, अपने घरेलू उद्योगों में जो लोग प्रोड्यूसर हैं, जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज वे में चीज़ें दे देना। और आयात लाइसेंसिंग, कई मामलों में लाइसेंसिंग के नियम को थोड़ा कठोर बना देना या फिर कई सामानों के ऊपर में लाइसेंसिंग परमिट को क्या कर देना, हटा देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें व्यापार संरक्षणवाद के रूप में आती हैं और ये जो है क्या करना होता है, इसका मेन उद्देश्य अपने यहाँ के घरेलू उद्योगों को प्रमोट करना या फिर जो दूसरे जो कंट्रीज़ होती हैं उनका जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको कम करना उद्देश्य होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें। अब चलते हैं अंत में। ये जो पूरा आज का टॉपिक था, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो आई होप आपको आज सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जितने भी टॉपिक्स थे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो नोटबुक आइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड टेक केयर।